गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th फिजिक्स के इस लेक्चर में आज आपका टॉपिक है प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अभी तक आपने कई प्रकार की गतियाँ पढ़ी थी। सरल रेखा में गति, वृत्तीय गति पढ़ी थी, स्थानांतरी गति पढ़ी थी, ठीक है, दोलन गति पढ़ी थी, घूर्णन गति पढ़ी थी। अब उसी के आगे आज आपका टॉपिक है प्रक्षेप गति। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हमारी प्रक्षेप गति क्या होती है। प्रक्षेप गति इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति क्या होती है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से अन्य दिशा में, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा से अन्य दिशा में किसी कोण पर फेंका जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर दें, यहां पर हमारी वस्तु रखी हुई है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर ना फेंक कर किसी कोण पर क्या कर दें, फेंक दें। ये हमने माना थीटा पर कोण बनाते हुए वस्तु को यू प्रारंभिक वेग से फेंक दिया। ठीक है, तो इस जब वो वस्तु हमारी जाएगी तो वो क्या करेगी, एक वक्राकार, एक कर्व के आकार के पथ का अनुसरण करेगी। तो उसका ये जो पथ होगा वो प्रक्षेप पथ कहलाता है, उसकी जो गति होगी वो प्रक्षेप गति कहलाती है। फिर समझ लिए, यदि किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर दिशा से अन्य दिशा में, अथवा ये बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा के अलावा किसी अन्य दिशा में थीटा कोण पर फेंका जाता है, तो वह वस्तु, ठीक है, एक वक्राकार, एक कर्व के आकार के पथ का अनुसरण करती है। वस्तु की यह गति प्रक्षेप गति कहलाती है तथा वस्तु का जो पथ होता है वह प्रक्षेप कहलाता है, और जो वस्तु होती है उसको प्रक्षेप कहते हैं। तीन चीजें हैं, वस्तु की या पिंड की जो गति होगी, पिंड की गति जो होगी उसको बोलेंगे आप अपना प्रक्षेप गति बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद पिंड का जो पथ होगा आपका, पिंड का पथ यानी रास्ता जो होगा उसको क्या बोलेंगे, अपना प्रक्षेप पथ बोलेंगे। इसके बाद तीसरा आता है पिंड का जो नाम होगा यहाँ पर वो कहलाता है आपका प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है, यानी वस्तु जब ऊर्ध्वाधर दिशा से अन्य किसी दिशा में थीटा कोण पर गति करती है तो वह एक वक्राकार कर्व के आकार का पथ बनाती है। इस पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं, पिंड की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं, और पिंड को क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। तो ये तो आ गई हमारी प्रक्षेप गति आ गई कि क्या होती है प्रक्षेप गति, प्रक्षेप पथ क्या होता है और प्रक्षेप क्या होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका कि जो प्रक्षेप का पथ होता है वह किस प्रकार का होता है। ठीक है, 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, 5 नंबर में, सॉरी 3 नंबर में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 1 नंबर में तो सिर्फ ये पूछेगा कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, ठीक है, और 3 नंबर में उसका डेरिवेशन भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अभी जनरली हम आपको नॉर्मली तौर पर बता दें कि जो प्रक्षेप का पथ होता है वो परवलयाकार होता है, यानी परवलय के आकार का होता है। अब उसको प्रूफ कैसे करेंगे ये हम देखते हैं इस डेरिवेशन में। आगे चलते हैं, देखिए इसको साफ करते हैं, चित्र बनाते हैं आपका। ठीक है, ये मान लीजिए यही आपका फिगर ले गए हम। ठीक है, ये हमारा माना क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। वस्तु को हमने u वेग से क्या किया, फेंका। तो सबसे पहले इस u को हम घटकों में क्या करे दे रहे हैं, वियोजित करे दे रहे हैं। ठीक है, ये माना पॉइंट O है, जब यहां पहुंचा तो माना P पॉइंट हो गया, इसको चाहो तो मान लो Q पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल OPQ में, ठीक है, एक बार आप लगा दीजिए साइन थीटा। साइन थीटा लगाएंगे तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पर आपका PQ, ठीक है, और कर्ण क्या है आपका ये, और कर्ण की वैल्यू U है। तो यहां से जो PQ होगा वो आ जाएगा आपका U साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये समझना पड़ेगा कि जो PQ है हमारा, ये आपका ये निकल के आया, यानी ऊर्ध्वाधर घटक निकल के आया, यानी वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। इसको क्या कहेंगे आप, वेग का ऊर्ध्वाधर
घटक और ऊर्ध्वाधर घटक को हम यू वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यू वाई बराबर आ गया आपका यू साइन थीटा निकल के आ गया। अब इसी ट्रायंगल में आप एक बार क्या अप्लाई कर दीजिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार यानी ओ से लेके क्यू तक की है, रख दिया। कर्ण तो आपका u ही होगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो u क्यू बराबर आ जाएगा आपका u cos थीटा। ये आपका क्या है, वेग का क्षैतिज घटक है। ये क्या है आपका वेग का क्षैतिज घटक, ठीक है। क्षैतिज घटक u x से रिप्रेजेंट करेंगे और ये आ गया आपके पास u cos थीटा। इस तरीके से वेग के आपके दो घटक निकल के आ गए, एक वेग का आपका ऊर्ध्वाधर घटक आ गया और एक आपका वेग का क्षैतिज घटक निकल के आ गया है। अब चलते हैं इसी में ऊपर चलते हैं। जब आप इसके हाईएस्ट पीक पॉइंट पर पहुंचेंगे तो यहां पर कौन सा घटक काम करेगा, केवल आपका क्षैतिज घटक काम करेगा। माना उसकी वैल्यू यू एक्स डैश हो जाएगी वहां पर, ठीक है, तो माने ले रहे। और यहां पर जो आपका ऊर्ध्व घटक होगा आपका इस पॉइंट पर, वो क्या हो जाएगा आपका शून्य हो जाता है। जब यहां आएंगे तो फिर इस तरीके से घटक काम करेंगे, या अगर यहाँ वेलोसिटी v हो जाएगी चेंज होके, तो यहाँ आपका उसका क्षैतिज घटक काम करेगा और यहाँ इसका आपका ऊर्ध्वाधर घटक काम करेगा। इस तरीके से कई सारे घटक आपके काम करते रहते हैं यहाँ पर। अब इसमें हम अप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना यहाँ लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाए दे रहे हैं, क्षैतिज दिशा में गति का द्वितीय समीकरण लगाए दे रहे हैं, ठीक है। अब करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लगा रहे हैं अपना क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में गति का द्वितीय समीकरण, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्षैतिज दिशा में गति का द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ, वैसे जी टी स्क्वायर ये आपका समीकरण, या क्या होता है आपका ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। क्षैतिज दिशा में जो उसकी गति होगी या दूरी होगी वो क्या होगी, x होगी। उसका जो वेग का घटा होगा यू एक्स होगा, टाइम t होगा, 1/2 एक्सीलरेशन ए एक्स हो जाएगा, टाइम t हो जाएगा। अब आपको जिस जिस की वैल्यू मालूम है आप उठा के रख दीजिए। देखो यू एक्स का मान आपको मालूम है क्या है, यू कॉस थीटा है। ए एक्स की बात करेंगे तो ये आपका शून्य है। क्यों, क्योंकि क्षैतिज दिशा में हमारी पिंड कोई भी गति नहीं कर रहा है। जब पिंड हमारा गति नहीं कर रहा है इसका मतलब है वहां पर एक्सीलरेशन आपका शून्य होगा। आप रख दोगे वैल्यू तो आपका आएगा x बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस 1/2 0 इंटू टी स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल आएगा आपका u cos थीटा इंटू टी। यहां से आप t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो t बराबर हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा, यानी आपका टाइम निकल के आया। इक्वेशन ये कौन सा हो गया आपका पहला समीकरण, हमने इसको मान लिया। अब यही इक्वेशन लगाते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है। ऊर्ध्व दिशा में गति का सेकंड इक्वेशन अपना हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो फॉर्मूला तो वही लगाना है, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। s की जगह आपका y आ जाएगा, वेग आपका u y आएगा प्लस 1/2, ये आपका यहाँ ए टी स्क्वायर ले लीजिए आप पहले, यहाँ आपका ए वाई ले लेंगे हम और साथ में क्या ले लेंगे टी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है। तो यू वाई की जगह आप क्या रख देंगे, यू शाइन थीटा आ जाएगा आपका, क्योंकि ऊर्ध्व वेग उसका क्या है यू शाइन थीटा है। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की, यानी ए वाई की, तो एक्सीलरेशन त्वरण की जगह माइनस का जी आएगा। क्यों, क्योंकि वस्तु हमारी ऊपर की ओर है, जी त्वरण के अंतर्गत गति कर रही है। अब आप टाइम की बात करें तो टी बराबर अभी आपने निकाला है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो आप टी की जगह ये वैल्यू उठा के रख देंगे। सारे मान रखेंगे तो y इक्वल आएगा यू वाई की जगह यू शाइन थीटा आ जाएगा आपका, टी की जगह x अपॉन यू कॉस थीटा आ जाएगा आपका, ठीक है, माइनस ये प्लस है अपना वैसे तो अभी 1/2, यहाँ माइनस का g आएगा, t की जगह आप अपना x अपॉन यू कॉस थीटा का
होल स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो u से u कैंसिल कर देंगे, y इक्वल एक्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपका टेन थीटा आ जाएगा, ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा आपका u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो इक्वेशन आपका आ गया है, ठीक है, ये इक्वेशन ही आपको जनरेट करना था, ये इक्वेशन ही आपको यहाँ पर निकालना था। और ये इक्वेशन जो है आपका y बराबर किसके रूप में आ गया आपका, ये y बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, परवलय के समीकरण के रूप में है। अतः आप यहां से कह सकते हैं, अतः प्रक्षेप का पथ कैसा होगा आपका, परवलयाकार होता है। यही आपको सिद्ध करना था, उसने यही आपसे कहा था कि आप प्रक्षेप का पथ निकालिए। आपने प्रक्षेप का पथ निकाला और प्रूफ कर दिया कि प्रक्षेप का पथ आपका परवलयाकार होता है। एक बार और फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले पिंड को u वेग से फेंका था, तो हमने यहाँ पर पिंड के एक क्षैतिज घटक निकाला, एक ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक आपका ux निकल के आया है, इसकी वैल्यू आपकी u cos थीटा निकल के आई। ऊर्ध्व घटक आपका uy है और उसकी वैल्यू आपकी u sin थीटा निकल के आई है। तो हमने दोनों वैल्यू रख दी, सबसे पहले निकाल दी। इसके बाद लगाया क्षैतिज दिशा में गति का द्वितीय समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, s की जगह x रख दिया, वेग आपका ux इंटू टी, यहाँ ax हो जाएगा। ux की वैल्यू u cos थीटा है, एक्सीलरेशन 0 है, रख दिया और टाइम निकाल दिया, t बराबर आ गया x अपॉन u cos थीटा। अब क्या किया, ऊर्ध्व दिशा में गति का द्वितीय समीकरण लगाया, फिर से वही x की जगह y, वेग आपका uy, एक्सीलरेशन आपका ay, सारे के सारे मान उठा के आपने रख दिए, सॉल्व कर दिया, ये आपका निकल के आ गया y बराबर x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका परवलय के समीकरण y बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर के रूप में होता है। अतः यहां से यह सिद्ध हो गया कि यदि किसी वस्तु को हम प्रक्षेप गति के अंतर्गत फेंकते हैं तो वस्तु का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, यानी प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, तो ये आपने इसमें इतना प्रूफ कर दिया कि प्रक्षेप का पथ हमारा कैसा होता है। अब चलते हैं इसके आगे, इसमें और भी छोटी छोटी कई चीजें हैं। ठीक है, उसी में हम आपको अब लेके चलते हैं। फिगर आपका यही यूज होना है। ठीक है, तो फिगर आप अपना देखते रहिए, फिगर में आपको कोई परिवर्तन नहीं है आपका। चलते हैं आगे। देखो यहां पर अगर आप दिखाना चाहें, जैसे हमने यहाँ v वेग माना था, ये x अक्ष का घटक है तो इसको vx मान लीजिए, ux मान लीजिए, ये आपका y अक्ष का घटक है तो आपका इसको vx मान लीजिए। आप अपना चेंज करके यहाँ पर मान सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसमें जो आपकी परिभाषाएं आना स्टार्ट होती हैं उसको पहले, इस फिगर को और पहले समझ लो। जो इसकी ये डिस्टेंस ऊंचाई होती है, अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे तो ये होती है अधिकतम ऊंचाई होती है, ये इसके द्वारा क्षैतिज दूरी तय करी जाती है, इसको आप अपना परास बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पहली हेडिंग और इसमें आता है प्रक्षेप का उड्डयन काल। जो आपकी पहली परिभाषा आती है वो आएगी आपकी प्रक्षेप का उड्डयन काल। ठीक है, जैसा नाम वैसी परिभाषा। उड्डयन काल मतलब उड़ने का समय। ठीक है, आप परिभाषा क्या कह देंगे, प्रक्षेपित पिंड जितने समय के लिए हवा में रहता है वह समय उसका उड्डयन काल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से हमने पिंड को फेंका और जब तक वो यहां नीचे नहीं पहुंच जाएगा तब तक का समय प्रक्षेप का उड्डयन काल कहलाएगा। फिर समझ लीजिए, प्रक्षेपित पिंड जितने समय के लिए हवा में रहता है वह समय उसका उड्डयन काल कहलाता है। अब यहां पर आपको उड्डयन काल अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे उसको समझ लीजिए। सबसे पहले हम गति का समीकरण लगाए दे रहे हैं। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण,
ठीक है। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है आपका, ये होता है, और किस दिशा में लगा रहे हैं, अपना ऊर्ध्व दिशा में लगा रहे हैं, ठीक है, ऊर्ध्व दिशा में। आपको पता है समीकरण क्या होता है, b बराबर होता है u प्लस ए टी। आप ऊर्ध्व दिशा में लगा रहे हैं तो u वाई, यहाँ b वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका a वाई। अब बात करते हैं मान का, तो आपको मालूम है उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग क्या होता है आपका, शून्य होता है। प्रारंभिक वेग जो आपका u y है, इसका मान क्या होता है, u साइन थीटा होता है। आपको चित्र में बताया था u y क्या होता है, u साइन थीटा होता है। एक्सीलरेशन यानी a y की बात करेंगे तो माइनस का g होता है। सबके मान रख दीजिए तो यहाँ आपका शून्य आ जाएगा यहाँ आपका u साइन थीटा आ जाएगा, माइनस जी हो जाएगा इंटू टी। इसको यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा जी टी इक्वल यू साइन थीटा हो जाएगा। आपसे अगर कहेंगे टी क्या हो जाएगा तो टी बराबर आ जाएगा यू साइन थीटा और अपॉन कितना हो जाएगा जी। ये हमारा टाइम निकल के आया, लेकिन ये टाइम अभी निकल के आया है हाईएस्ट पॉइंट तक का। तो आपको मालूम है जितना यहां से यहां तक जाने में टाइम लगेगा उतना ही वहां से यहां तक आने में टाइम लगेगा। यानी अगर आप टोटल कुल उड्डयन काल पूछेंगे, ठीक है, तो उड्डयन काल क्या हो जाएगा आपका, इस टाइम को आपको दुगना कर देना है यानी t बराबर हो जाएगा आपका 2t 2, और t की वैल्यू आपके पास ये है, क्या है, u साइन थीटा और अपॉन कितना है g। तो कैपिटल T बराबर हो जाएगा 2u साइन थीटा और अपॉन कितना हो जाएगा g। ये निकल के आ गया आपका प्रक्षेप का उड्डयन काल कितना होता है t बराबर होता है 2u साइन थीटा अपॉन g होता है। चलते हैं और अब निकालते हैं अपना प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, ठीक है। इसको किसी को समझने में दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक है आपका, इसी में आता है प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, हाईएस्ट हाइट, ठीक है, महत्तम ऊंचाई। प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, ठीक है। तो चलते हैं निकालते हैं, कैसे निकालना है समझिए। देखो आपको महत्तम ऊंचाई चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करे दे रहे, गति का तृतीय समीकरण अप्लाई करें। पहले तो होता क्या है, प्रक्षेपित पिंड द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई उसकी महत्तम ऊंचाई कहलाती है। या ये कह सकते हैं प्रक्षेप गति के दौरान प्रक्षेपित पिंड जितनी अधिकतम ऊंचाई तय कर सकता है वह ऊंचाई उसकी महत्तम ऊंचाई कहलाती है। जैसे आपने यहां से फेंका तो उसका एक पीक पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट होगा, उस पॉइंट को महत्तम ऊंचाई कहते हैं। अब इसको प्राप्त करने के लिए हम गति का तृतीय समीकरण अप्लाई करे दे रहे हैं, गति का तृतीय समीकरण, और ये हम किस लगा रहे हैं, अपना ऊर्ध्व दिशा में लगा रहे हैं, ऊर्ध्व दिशा में, ठीक है। तो आपको मालूम है तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2a होता है आपका। अब ऊर्ध्व दिशा में है तो वेग आपका v y ले लीजिए, प्रारंभिक वेग आपका u y ले लिया, एक्सीलरेशन आपका a y ले लिया, एस भी आपका हम ले लेंगे जो आपकी ऊंचाई है, ठीक है। अब देखो आपको पता है हाईएस्ट बिंदु पर वेलोसिटी अंतिम शून्य होती है। जो आपका प्रारंभिक वेग होता है u y वो आपका u साइन थीटा होता है। एक्सीलरेशन जो आपका a y है वो आपका माइनस g हो जाएगा। जो s है वो आपका h हो जाएगा, h ने मान लिया हमने इसको, आप चाहो तो कैपिटल H भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। मान लिए सारे मान रख देंगे, यहाँ आपका शून्य होगा, ये आपका स्क्वायर भी करे दे रहे हैं तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर प्लस का 2, a की जगह माइनस का g आ जाएगा, s की जगह h आ जाएगा, 0 इक्वल आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh पक्षांतर करके ले आइए तो 2gh, ठीक है, इक्वल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। h फाइंड करना है तो h इक्वल हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन क्या हो जाएगा 2g। ये आपकी निकल के आ गई है, h का मान निकल के आ गया अधिकतम ऊंचाई। अब अगर आपको h मैक्सिमम चाहिए है, ठीक है, तो हम पिंड को किस कोण से फेंकें ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है।
फॉर एच मैक्सिमम, अधिकतम ऊंचाई के लिए हमें पिंड को थीटा बराबर 90 से फेंकना होगा। देखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, एच मैक्सिमम ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 और अपॉन आ जाएगा आपका 2g साइन 90 आपको मालूम ही होता है कितना होता है, 1 होता है, तो आपका एच मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 2g। ये हो गई हमारी अधिकतम ऊंचाई निकल के आ गई आपकी, एच मैक्सिमम आ गई आपकी यू स्क्वायर अपॉन 2g निकल के आ गया। ठीक है, अब ये तो हाइट हो गई। एक चीज और आपकी यहाँ बचती है, प्रक्षेप का परास बचता है आपका। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है प्रक्षेप का परास। देखो परास को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। रेंज मतलब हमारी जो वस्तु है जितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करती है वह अधिकतम क्षैतिज दूरी उसकी परास कहलाती है। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं अब यहाँ पर हम, प्रक्षेप का परास निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रक्षेप का परास क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, परिभाषा क्या बताई, प्रक्षेपित पिंड जितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करता है वह अधिकतम क्षैतिज दूरी उसका परास कहलाती है। ठीक है, अब परास के लिए क्या है आपका, कैसे निकालोगे, परास को आप अपना r से व्यक्त करते हैं। परास के लिए आपको क्या, क्षैतिज दूरी आपको निकालना है। ठीक है, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर, क्षैतिज दूरी बराबर, ठीक है, क्या होता है भाई, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्षैतिज वेग। ठीक है, और इसमें गुणा कर देंगे अपना समय, और समय आपको पता है कौन सा ले लेंगे अपना, उड्डयन काल। ठीक है, समय कौन सा यूज करेंगे आप अपना, उड्डयन काल। तो देखो क्षैतिज दूरी r ले ली हमने, क्षैतिज वेग ux होता है, उड्डयन काल t होता है। ux का मान क्या है आपका, u cos थीटा है, तो यहाँ आपका u cos थीटा आ गया। उड्डयन काल आपने निकाला था 2u साइन थीटा अपॉन g रख दिया, इसको आप एडजस्ट करेंगे तो 2u और u स्क्वायर हो जाएगा। और एक काम करते हैं, u को गुणा u स्क्वायर करे दे रहे हैं, और साइन थीटा कॉस थीटा के साथ किसको रखे दे रहे हैं, 2 को रखे दे रहे हैं। इस तरीके से अपॉन क्या कर दिया, g कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते होंगे, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ साइन 2 थीटा आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन क्या हो जाएगा, g आ जाएगा। तो ये निकल के आ गया आपका परास, r निकल के आ गया, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या होता है, g होता है। अब यहीं पर आपसे अगर हम कह दें कि r मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है, अधिकतम परास के लिए, ठीक है, अधिकतम परास के लिए, अधिकतम परास के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थीटा बराबर 45 लेना पड़ेगा। जब आप 45 लेंगे तो r मैक्सिमम आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई 45 अपॉन g। ठीक है, ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन 90 अपॉन g। साइन 90 का मान 1, यानी आपका r मैक्सिमम जो होगा वो आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन g। यानी अगर हम चाहते हैं कि कोई वस्तु हमारी अधिकतम दूरी तक जाए तो उसको कितने अंश से फेंकना पड़ेगा, 45 अंश से आपको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि लंबी कूद कूदने वाला खिलाड़ी अगर हाईएस्ट दूरी तय करना चाहता है तो वह कितने एंगल से जंप करे। तो आपको मालूम है लंबी कूद के लिए उसको अपने शरीर को पृथ्वी के सापेक्ष 45 डिग्री से जंप कराना होगा। वहीं इसके पहले जो हमने महत्तम ऊंचाई वाला बताया था, अगर वहां की बात हम करें, यदि कोई ऊंची कूद कूदने वाला खिलाड़ी आपको हाईएस्ट ऊंचाई पर जाना चाहता है तो वह अपने बॉडी को कितने अंश से जंप कराए, तो वहां आपका 90 आया था। यानी ऊंची कूद के लिए बॉडी को 90 डिग्री पर जंप कराए वो, और न्यूनतम अधिकतम परास के लिए वो अपनी बॉडी को पृथ्वी के सापेक्ष 45 डिग्री पर जंप कराए। अगर ये कंडीशन होती है तो वो है आपका
उसका परास क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। इस तरीके से आज का ये टॉपिक आपका प्रक्षेप गति का समाप्त होता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे कल आपको करवा दिए जाएंगे और कल संभवतः आपका ये लेसन कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, घर में सुरक्षित रहिए और अपना नोट्स वगैरह तैयार करिए, क्योंकि हो सकता है आपके टेस्ट हों अभी, तो वो हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।